हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो चलिए आज के वीडियो में जानने वाले हैं 12th क्लास के छठा पाठ और इस छठे पाठ का 6.1 था राशियों में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में आयतन में जो भी था पढ़े थे। अब पढ़ने वाले हैं वर्धमान और कौन सा फलन ह्रासमान फलन। काफी आसान है, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर थोड़ी सही समझ जाते हो ना, सिर्फ यही क्लास इसके बाद इतना आसान रहेगा ना क्योंकि सर यही था। तो एक बार शांति से समझना और ध्यान से समझना कि सर ये वर्तमान और ह्रासमान क्या है। अच्छा, इससे पहले ना उनको कुछ बातें बताने साइड में समझना। आप जानते होंगे कि सर y कहो या y को ही अपन लोग fx भी कहते हैं कि भाई? तो जी सर बिल्कुल कहते हैं, बहुत पहले की बात है कि सर y को ही fx कहते हैं। दूसरा बात क्या है, आप dy by dx कहो, अरे अगला जगह, या f डैश x कहो, या इसे ही स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कहते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, कुछ बातें याद होनी चाहिए। मतलब ना, अगर कोई ग्राफ है, ये कोई रेखा है, इस रेखा का अगर आपको निकालना है स्पर्श की प्रवणता f डैश x या dy by dx, तो x अक्ष के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज कोण बनेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम लोग कहते हैं dy by dx, अर्थात की tan थीटा। उस कोण के स्पर्श ज्या की मान को अपन लोग अवकलज कहते हैं, स्पर्श की प्रवणता कहते हैं, या 11th क्लास में पढ़े थे अपन लोग ढाल कहते हैं। अब कहोगे सर आप पढ़ा रहे हैं वर्धमान ह्रासमान, ये क्यों बता रहे हैं? कुछ है भाई लोगों को, तो इसको हम साइड में रखते हैं। चलो भाई, क्या पता इसका काम पड़ जाए, इतना जगह भाई इसको तो नहीं देना चाहिए, साइड में चला जाए भाई, ये जगह उधर साइड में, चलो ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनो, इस वाले पार्ट में ना हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट? सर पहले पढ़ेंगे कि ये निरंतर वर्धमान क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे, इसमें से हटा दो, दूसरा है सिर्फ वर्धमान, तीसरा क्या हो जाएगा सबको पता है कि सब जब वर्धमान में निरंतर लगाए हो, इसका मतलब ह्रासमान में भी निरंतर लग जाएगा, तो वो हो जाएगा निरंतर ह्रासमान। तो फिक्स है कि सर चौथा क्या होगा? चौथा बच्चों केवल हो जाएगा ह्रासमान। तो यही 4 फलन पढ़ना है, और ये चारों फलन अगर समझ जाओगे, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा बातें आएंगी और ये पाठ हो जाएगा खत्म। तो 4 बातें हैं तो 4 ग्राफ लेंगे, 4 ग्राफ 4 बातें, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो बस यही पढ़ने वाले हैं हम। वहां यूज करेंगे अवकलज का, dy by dx का। तो पहले हम 4 फलन लेते हैं और समझते हैं कि ये निरंतर वर्धमान क्या है, वर्धमान क्या है, निरंतर ह्रासमान क्या है और ह्रासमान क्या है। तो इसके लिए ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तो देखो क्या है भाई, देखते हैं क्या है, इसको साइड में कर लो, कोई काम नहीं। हम ना 4 ग्राफ बनाते हैं, आप बस 2 मिनट में समय दो। 4 ग्राफ, ये x अक्ष, ये y अक्ष, पहला ग्राफ हो गया। यहीं पे लेते हैं दूसरा ग्राफ कि ये भी हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तीसरा ग्राफ यहाँ ले लेते हैं। बहुत ही आसान बात है, हमको एक थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो सीधा बना ही रहा है, सीधा बनेगा, सीधा नहीं बना है। चलो एक चौथा ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमें पढ़ना है निरंतर वर्धमान, वर्धमान, निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान। हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ को देखो, इसे देख के आपको क्या लग रहा है? ये ग्राफ देख के बच्चों क्या पता? सर ये शुरू यहां से हुआ और लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? निरंतर वर्धमान। लेकिन ये तो कहने की भाषा हो गई, सबका तो ग्राफ बना नहीं सकते हो, तो हम समझेंगे, मैथमेटिक्स समझेंगे, थोड़ा आगे बढ़ना। अब सर ये केवल वर्धमान क्या होता है? अरे याद है ना वो कछुआ और खरगोश की कहानी? खरगोश इतना तेज भाग रहा था तो सोचा कि चलो ना बीच में आराम कर लेते हैं,
लेकिन बेचारा कछुआ लगातार चलता रहा। तो लगातार मतलब निरंतर, और वर्तमान मतलब बढ़ने वाला। लेकिन कछुआ क्या किया कि सर वो तो पहले लगातार बढ़ा, फिर कुछ देर रेस्ट किया, ये देखना यहाँ ग्राफ पूरा है, फिर फिर थोड़ा बढ़ा, फिर रेस्ट किया। तो ये जो फलन कहलाएंगे वो कौन से फलन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्तमान फलन। अरे भाई कछुआ जो हार जाता है कभी, तब सर ये निरंतर ह्रास मानते हैं। बिल्कुल इसको थोड़ा उल्टा कर लो, ये कि ऊपर से नीचे, समझ रहे हो ये वाली कहानी। ऊपर से नीचे आ गया मतलब ह्रासमान, और भी लगातार घट रहा है तो निरंतर ह्रासमान। तो उसका वाले कहने को क्या करना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये सर कि ह्रासमान क्या होगी, वही कहानी कि सर ऊपर से तो पहले नीचे आएगा, फिर आराम करेगा, फिर नीचे आएगा, ये कौन से क्रम हो जाएंगे, ह्रासमान। ठीक, और मैथ में कैसे कहोगे, मैथमेटिकल भाषा में कैसे कहेंगे, तो आइए समझते हैं। देखो काफी आसान है। इस पूरे रेखा पर, पूरे के पूरे रेखा पर हम निकालते हैं कोई बिंदु ले लो। चलो सर हम यहाँ लेते हैं एक बिंदु, यही लेते हैं सर, यहाँ एक बिंदु। इस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं भाई, क्या निकालना चाहते हैं सर, हम निकालना चाहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या निकालना है कि सर यहाँ से ना आप स्पर्श रेखा लेकर जाइए। कैसे लेते हैं भाई, अजीब बन गया, ये तो अजीब बन गया, ये चला गया। अगर इसका हम बात करें थीटा का, तो आप बताना किसी बिंदु पर, किसी कहीं से भी, यहां से लेके चले जाओ, जो भी कोण बनेंगे, क्या वो सभी कोण 90 से छोटा होगा या नहीं, ये बताओ। ये कोण 90 से छोटा होगा, तो जी सर, तो अगर कोण 90 से छोटा हो तो tan का मान 0 से ज्यादा होता है, tan पॉजिटिव होता है। अगर कोण 90 से छोटा हो तो tan पॉजिटिव होगा, और 90 से ज्यादा हो तो tan नेगेटिव होगा। तो कहोगे अच्छा इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा। फिर आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर आप tan क्यों निकालेंगे। अरे भाई किसी रेखा के कोण के tan के मान में तो ढाल कहते हैं, और हमें यहाँ ऑकुलस से तो मतलब है, मतलब कि सर ये जो tan है ना, ये ढाल है, मतलब f डैश x है, और ये f डैश x कितना आ गया, 0 से बड़ा। अभी जो आपके सामने ये बन गया है ना, ये वाला बात, ये किसका शब्द है, निरंतर वर्तमान। ये कोई फंक्शन निरंतर वर्तमान तब होगा जब f डैश x 0 से ज्यादा हो। अब सुनना एक और देखिए, इस पे देखना, कहोगे सर ये तो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सर यहाँ पे जो f डैश x होगा, यहाँ पे जो f डैश x होगा वो 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल ऐसा वाला है। लेकिन यहाँ तो आराम कर रहा है ना, अगर किसी ऐसा रेखा है तो इस वाले पे फंक्शन क्या मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलेगा, सब बराबर 0 मिलेगा। मतलब यहाँ देखो, यहाँ f डैश x तो 0 के बराबर मिलेगा, फिर 0 से बड़ा मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। कुल मिला के सर यहाँ जो f डैश x मिलने वाला है वो 0 से बड़ा भी मिलेगा और 0 के बराबर, बिल्कुल सही समझे आप। ये किसका शर्त है, वर्तमान फलन का। कुछ पढ़ने पड़ा, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लो, दो बात और देख लो। सर निरंतर वर्तमान को तब कहेंगे जब फंक्शन f डैश x 0 से बड़ा हो, क्योंकि लगातार बढ़ेगा। वर्तमान कब कहोगे, जब सर फंक्शन 0 से बड़ा भी हो जाए और 0 के बराबर भी हो जाए, बिल्कुल सही बात। अब आप बताओ सर ये जो फंक्शन है इससे आप कहीं भी निकाल लो स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक रेखा गुजारो, एक रेखा देखना, एक रेखा, और सर इतने सारे बिंदु हैं, हम कहीं भी ले जाते हैं, मान लो कि कैसे बताएं, यही ले लो, एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं, एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं, कहाँ है भाई, आजा भाई, स्पर्श रेखा मतलब छुपे गुजर गया, चलो इस बिंदु से गया मान लेते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनेगा क्या होगा, इसको ये जो कोण बनेगा थीटा,
आप खुद से बता रहे यार, 90 से बड़ा हो गया होगा, ये वाला कौन 90 से तो बड़ा ही होगा ना, मतलब यहाँ पे थीटा ज्यादा है 90 डिग्री से, और जब ज्यादा है तो tan का मान नेगेटिव मिलेगा, मतलब 0 से छोटा मिलेगा, और tan को ही तो f डैश x कहते हो। मतलब इस वाले केस में आप क्या समझे भाई, समझ यार क्या हो गया, ये क्या होगा, ये जो मान समझ के आया ना, ये समझे ये क्या है, ये किसका शब्द है, निरंतर ह्रासमान फलन। कि अगर किसी फंक्शन को का अवकलज 0 से छोटा मिल जाए मतलब वो क्या होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। बस एक ही बच गया क्या, ऊपर से जब नीचे आएगा तो f डैश x का मान 0 से छोटा होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ सर f डैश x क्या होगा, 0 के बराबर। तो इसका शब्द लिखें सर f डैश x 0 से छोटा भी होगा और 0 के बराबर होगा, ये हो गया किसका सर, ह्रासमान। बात समझे, यही चार बात है और यह बात खत्म। प्रोफेसर क्या समझा है, एक बार देखो अगले पेज में, कि अगर कोई फंक्शन निरंतर वर्धमान है, एक मतलब का है, चलिए भोजपुरी पढ़ा जाओ कि बिहारी का चलने, निरंतर वर्धमान के मतलब का होखेला, अगर कोनो फंक्शन निरंतर वर्धमान बाटे एकर मतलब का होई कि f डैश x जवन मान वो 0 से बढ़ जाए। बात हम लोग को बुझा गई, तो मार्क्स है तुम दूसरा बात बताएं, मार्क्स ना हो तो होता है ना। दूसरा बात है कि अगर वर्धमान की बात करें तो वर्धमान खातिर क्या चाहिए, वर्धमान खातिर क्या चाहिए, चमचम तो चाहिए, और सर वर्धमान के लिए f डैश x जवन बा वो 0 से बड़ो चाहिए और 0 के बराबर चाहिए। बहुत बढ़िया बात। जरा हम तीसरा बात की चर्चा करें। तीसरा बात रहे हमने कि निरंतर ह्रासमान फलन। तो निरंतर ह्रासमान फलन के मतलब क्या है, कि जो लगातार हंसते रहे माने वैसा फलन जो लगातार हंसे, दिनों में रहते हंसे रातों में हंसे, तो एक कामन वाले फलन ना। तो निरंतर ह्रासमान का मतलब जो लगातार घट रहा है भाई, तो जो लगातार घटेगा तो अब सर अच्छा इसका जो अवकलज आएगा वो 0 से कितना आएगा, छोटा आएगा। बिल्कुल सही बात। चौथा बात क्या है, चौथा बात बता दो कि सर अगर कोई फलन ह्रासमान फलन है, इसका मतलब हुआ कि सर इसके अवकलज का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर है। ये तो कुछ बात है। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, वो चर्चा बाद में करेंगे। एक उदाहरण देखना, अगर हम एक उदाहरण का बात करें कि सर एक फंक्शन है f(x), यहाँ ना लेकर थोड़ा सा साइड करो, इसको थोड़ा साइड कर लो, देखना हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल f(x) बराबर 2x माइनस 6, और हम बात कर रहे हैं सब रियल नंबर का, जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर जितने वास्तविक संख्या, उन सब पे हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है वर्धमान है कि ह्रासमान। ओके सर, आप वर्धमान निकालो, कुछ भी निकालो ना, पहले तो अवकलज निकालना पड़ेगा। f डैश का मतलब अवकलज होता है, तो अगर हम f डैश x निकालें तो 2x का अवकलज भाई 2 हो जाएगा, 6 तो अचर है, अचर का अवकलज 0, कितना आ गया 2। ओके सर, ये जो 2 है ना 0 से बड़ा है, इसका मतलब है चूंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यह फलन क्या होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। अब आप समझ गए होंगे इतना जो रामायण किया गया, इसका सार यही है कि अगर फंक्शन का अवकलज 0 से बड़ा हो जाए निरंतर वर्धमान, बड़ा और बराबर हो जाए तो वर्धमान, छोटा हो जाए तो निरंतर ह्रासमान, और बराबर और छोटा हो जाए तो केवल ह्रासमान। अब इतना बात समझ गए तो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब प्रश्नावली में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ फंक्शन में ये पूछेगा, कुछ में अंतराल पूछेगा। एक छोटा बता, थोड़ा सा देखिए कहाँ बताया भाई जगह यार, इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा, क्या करें इसको थोड़ा ऊपर कर देते, थोड़ा ऊपर चक्कर में ज्यादा पड़ता है।
कितना बन जाएगा देखना। एक बात हम लेते हैं cos थीटा या sin थीटा, किसी एक का, दो तो मोटा मोटी हल्का अंतर ही होता है। एक फलन लेते हैं, इसका ग्राफ लेते हैं, किसका, sin है तो cos का। cos वाला में यहां से ऐसे बन जाता है और sin वाला में sin में होता है इस टाइप का। कैसे बताएं तुमको, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही बढ़ जाता है। cos वाला में क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, जो cos वाला है ना फंक्शन क्या बनना है, एक डायग्राम भी समझने को मिला, ठीक है। ये ग्राफ है, सुनना कहोगे सर ये किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। अगर आप चाहते हैं कि cos का ग्राफ बनाए, कुछ नहीं करना है, इसको 90 डिग्री इधर खसका दो, सिर्फ इधर बन गया cos का। तो कुछ खास अंतर नहीं है, हम एक समझा लेते हैं कि अगर ये हम चल रहा है साइन का ग्राफ तो समझना क्या, ये ग्राफ साइन का है। ओके सर देखना ध्यान से, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, अगला वाला 3π/2 पर आ गया, ऐसे ही बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का π/2, माइनस का यहां से लेकर और यहां तक, ये शुरू हुआ यहां से, ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब वर्तमान हुआ, लेकिन यहां से देखो ले भैया लगातार घट रहा है। एक मतलब का हो गई कि सर इहवा तक वर्तमान लगा था, इहवा तक आसमान लगा था। ये तो चुनाव वाला हाल हो गया कि अब और माना कि रास्ता में बिठा कर लोग अलग पार्टी आला तब वोट रोके के दिया आ उहा के पूछी दूसर पार्टी के तना ना वोट रोके के दे तो मामला लड़ा गया। मतलब ये बढ़तो बा नहीं बढ़तो बा, एक मतलब कि वर्तमानो बाटे आसमानो बाटे, तो का करे, तो ऐसा जब फंक्शन आ जाए ना तो डिपेंड करता है कि कौना अंतर में पूछे के चाहता है। मतलब -π/2 से प्लस के π/2 में ई बढ़ा था तो का कहा है, निरंतर वर्तमान है ना भाई, और चाहे वर्तमान का है वो कोई बड़ा क्वेश्चन केस होगा, लेकिन जब π/2 से 3π/2 जाए तो आसमान का। तो जब sin cos tan वाले फंक्शन आते हैं ना तो वहां कुछ स्पेशल केस बनता है और एक क्वेश्चन कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। तो ओवरऑल ये कहानी आपको कैसा लगा, एक बार फिर से इस वीडियो को देख के बताना, और कोई भी डाउट होगा तो हमें जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस 6.2 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज का एपिसोड समाप्त हो, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।